हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले अध्याय में हमने आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत जाना था कि संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम आते हैं। तो आज हम इस अध्याय में प्लांट जगत के पहले भाग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पादप जगत को, तो आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार पादप जगत को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं नंबर पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म और पांचवा आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से अगर पादप जगत की बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार पादप जगत को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये विकासित पैटर्न में यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे कम विकसित पौधे हैं शैवाल या थैलोफाइटा, उनसे अधिक विकसित पौधे ब्रायोफाइटा, उनसे अधिक विकसित टेरिडोफाइटा, इनसे अधिक विकसित अनावृतबीजी और सबसे अधिक विकसित जो पौधे हैं वो आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो मुख्य जो इनका जो शरीर होता है, जो शैवाल हैं, इनके शरीर में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो पूर्ण रूप से जड़, तना और पत्ती का अभाव तब शैवाल में। इनका जो शरीर होता है उसे थैलॉइड या थैलस कहते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इनमें भी जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें तने के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको थैलस कहते हैं, और इनमें जड़ के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे राइजोइड कहते हैं। और अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्तियां उपस्थित होती हैं, लेकिन इनमें बीज नहीं बनता है। तो इस तरह से आप देखेंगे शैवाल में जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित है, ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित, लेकिन इनमें थैलस तने के समान संरचना है और इनमें जड़ के समान संरचना राइजोइड है। और अगर बात करें टेरिडोफाइटा की, ये और अधिक विकसित पौधे हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां उपस्थित होती हैं, लेकिन इनमें अभी भी बीज नहीं बनता है। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें, अनावृतबीजी पौधों की बात करें, अनावृतबीजी पौधों में जड़, तना और पत्तियां उपस्थित होती हैं, इनमें बीज बनता है। तो टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनता है, लेकिन अनावृतबीजी पौधों में बीज बनता है। तो ये टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और शैवाल से अधिक विकसित पौधे हैं, लेकिन इनमें एक कमी अभी भी है। इनका जो बीज है, बीज किसी भी बीजावरण में उपस्थित नहीं होता, अर्थात बीज नग्न होता है। नग्नबीजी पौधे इन्हें कहते हैं। अनावृतबीजी पौधों को नग्नबीजी पौधे कहते हैं। इनमें बीजावरण अनुपस्थित होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा विकसित पौधे नहीं हैं। अगर हम बात करें जो अंतिम समूह है आवृतबीजी पौधों की या एंजियोस्पर्म पौधों की, तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां उपस्थित होती हैं, इनमें बीज भी बनता है और वह बीजावरण के अंदर उपस्थित होता है। तो बीज फल भित्ति के अंदर बंद रहता है। तो आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ और बीजी का अर्थ है बीज या स्पर्म। तो इस तरह से इसमें जो बीज हैं, बीज बनते हैं इन पौधों में और बीज आवरण के अंदर ढके हुए रहते हैं। ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक विकसित पादपों को हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनमें बीजावरण के अंदर उपस्थित होते हैं और ये जो पौधे हैं इनमें पुष्प आते हैं और इन्हें पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो पादप जगत के अंतर्गत आज हम पहला जो इसका समूह है शैवाल या थैलोफाइटा, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो आइए हम पहले बात करेंगे शैवाल या थैलोफाइटा के विषय में। शैवाल या थैलोफाइटा, पहला पॉइंट है शैवाल प्रायः क्लोरोफिल युक्त, संवहन उदग्रहित, सरल, थैलोइड, सपोषी तथा मुख्यतः जलीय पौधे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी पौधे होते हैं। इनमें संवहन उदक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जाइलम का कार्य होता है पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन करना और फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन करना। तो दोनों ही संवहन उदक शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। इनका शरीर सरल थैलोइड के रूप में या थैलस के रूप में होता है। ये सरल पौधे होते हैं और मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। जल में भी ये शैवाल 2 प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। कुछ शैवाल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ शैवाल
मरीन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनका शरीर सरल थैलस के समान होता है। चूंकि इनके शरीर में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इनका शरीर थैलस के समान होता है। कुछ शैवाल अन्य पौधों की जड़ों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि साइकस पौधे की जड़ में पाए जाने वाले शैवाल का नाम है एनाबीना। अगला पॉइंट है, कुछ शैवाल कवकों के साथ मिलकर सहवास करते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन में शैवाल का मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना, स्वयं उपयोग में लाना और कवक को भी प्रोवाइड करना। और कवक का कार्य होता है शैवाल को रहने के लिए आश्रय प्रदान करना, और साथ ही कवक जल और खनिज लवण का अवशोषण कर शैवाल को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यह एक सहजीवी जीवन का उदाहरण है। लाइकेन के बारे में विस्तृत रूप से हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ शैवाल अधिपादप या एपिफाइट्स के रूप में दूसरे पौधों पर उगते हैं। अधिपादप ऐसे पौधे होते हैं जो कि दूसरे पौधों के ऊपर वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए उडुगोनियम नामक शैवाल, क्लेडोफोरा नामक शैवाल घोंघे की पीठ पर उगता है। ऑसिलेटोरिया मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला शैवाल है। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले ऑसिलेटोरिया जो शैवाल है वह शरीर के अंदर मिल रहा है, इसीलिए इसे एंडोजोइक कहा जाता है। प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कि कछुए की पीठ पर उगता है। तो क्लेडोफोरा और प्रोटोडर्मा शरीर के बाहर पाए जाते, बाहर वृद्धि करते हैं, इसीलिए इन्हें एपिजोइक कहा जाता है। कुछ शैवाल परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए सिफेलुरोज। सिफेलुरोज नामक जो शैवाल है चाय और कॉफी की पत्तियों पर पाए जाते हैं परजीवी के रूप में। अगर हम बात करें शैवालों के शरीर संगठन की, तो इस आधार पर शैवालों का पहला प्रकार है एक कोशिकीय शैवाल। ऐसे शैवाल जिनका शरीर संगठन केवल एक कोशिका का बना होता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर पहला है मोटाइल या चल शैवाल। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, इनके शरीर में फ्लैजेला उपस्थित होता है। और दूसरे प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल हैं नॉन मोटाइल या अचल शैवाल। ऐसे शैवाल जिनके शरीर में, जिनकी कोशिका में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, तो इन्हें अचल शैवाल या नॉन मोटाइल शैवाल कहते हैं। उदाहरण के लिए है क्लोरेला। दूसरा है कॉलोनियल शैवाल। कॉलोनियल शैवाल ये बहुकोशिकीय शैवाल हैं। इनमें जो शैवाल हैं आपस में इस प्रकार से ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी के रूप में पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो कि आपस में इस प्रकार से कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो शैवाल है वह है तंतुमयी शैवाल। यह भी बहुकोशिकीय शैवाल है। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। इनका जो शरीर होता है इस प्रकार से फिलामेंट के रूप में होता है। इस तरह से इन्हें हम फिलामेंटस शैवाल कहते हैं। अब हम बात करेंगे शैवालों में जनन के बारे में। शैवालों में 3 तरह की जनन क्रिया होती है। शैवालों में जनन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नंबर पहला है कायिक जनन। कायिक जनन के अंतर्गत शैवालों का थैलस विखंडन के द्वारा अनेक खंडों में टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक खंड नए थैलस को जन्म देता है। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, जो यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है और उडोगोनियम है। इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है ये थैलस के विखंडन के द्वारा होती है। जैसे यहाँ ये एक थैलस है, किसी कारणवश यह थैलस 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और जो प्रत्येक टूटा हुआ भाग होता है वृद्धि कर नए थैलस को जन्म देता है। इस तरह से जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा जो थैलस टूटता है 2 या 2 से अधिक भागों में और प्रत्येक थैलस नए एल्गी को जन्म देता है। दूसरा है अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। जब बीजाणु कशाभिक युक्त होते हैं या जब ये फ्लेजिला युक्त होते हैं तब इन्हें चल बीजाणु या जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर जिनमें कि फ्लेजिला उपस्थित होता है। इस प्रकार अगर ये बीजाणु है और फ्लेजिला उपस्थित है तो इसे हम चल बीजाणु या जूस्पोर कहेंगे। और जो अचल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु या जिन्हें एप्लेनोस्पोर कहते हैं, वे फ्लेजिला विहीन होते हैं। तो फ्लेजिला युक्त बीजाणु को चल बीजाणु या जूस्पोर और फ्लेजिला विहीन बीजाणुओं को एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु कहते हैं। बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेशन करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो बीजाणु हैं इनके द्वारा नए एल्गी का निर्माण होता है। तीसरी प्रकार की जनन की प्रक्रिया है लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत युग्मकों का संलयन होता है। तो दो प्रकार के युग्मक अगर संलयित होते हैं तो वह जनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर लैंगिक जनन निम्न तीन प्रकार का होता है। नंबर पहला समयुग्मकी या आइसोगेमस, दूसरा असमयुग्मकी या एनआइसोगेमस और तीसरा विषम युग्मकी या ओगेमस। पहला है समयुग्मकी या आइसोगेमस। इस प्रकार के लैंगिक जनन में संलयन करने वाले युग्मक बाह्य आकृति एवं परिमाण में समान होते हैं। अगर जब दो युग्मक हैं, इनकी जो आकृति है और इनका जो साइज है बिल्कुल बराबर है, जैसे युग्मक दो मिल रहे हैं, इनके द्वारा जाइगोट बन रहा है, तो जो दो युग्मक संलयित होते हैं दोनों ही आकार और आकृति में, इनकी आकृति भी समान है और इनका जो परिमाण है, इनका साइज है, बिल्कुल समान है। तो इस प्रकार इसे हम समयुग्मकी कहेंगे। तो दोनों के दोनों युग्मक फ्लेजिला विहीन हो सकते हैं या जो ये दो जो युग्मक जुड़ रहे हैं ये फ्लेजिला युक्त भी हो सकते हैं। इस प्रकार के लैंगिक जनन को हम समयुग्मकी या आइसोगेमस कहते हैं। तो जो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स हैं, इसमें फ्लेजिला युक्त युग्मक आपस में जुड़ते हैं और स्पाइरोगायरा है उसमें फ्लेजिला विहीन युग्मक आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखेंगे दो युग्मक हैं जो कि आइसोगेमेट्स या समयुग्मक कहलाते हैं, जो कि आकार और आकृति में बिल्कुल समान है। जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार जब दो युग्मक आकृति और परिमाण में बिल्कुल समान होते हैं, दोनों के दोनों फ्लेजिला युक्त भी हो सकते हैं या दोनों के दोनों फ्लेजिला विहीन भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार इसे हम समयुग्मकी कहेंगे। उदाहरण के लिए फ्लेजिला युक्त अगर युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो उसका उदाहरण हो गया क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, और अगर युग्मक फ्लेजिला विहीन है तो उसका उदाहरण हो गया स्पाइरोगायरा। दूसरा प्रकार है असमयुग्मकी या एनाइसोगेमस। इस प्रकार के लैंगिक जनन में संलयन करने वाले युग्मक बाह्य आकृति में तो समान होते हैं किंतु कार्य, व्यवहार एवं परिमाण में भिन्न होते हैं। इनमें एक युग्मक बड़ा, जिसे दीर्घ युग्मक या मैक्रोगेमेट्स कहते हैं, वह निष्क्रिय होता है तथा दूसरा युग्मक छोटा तथा सक्रिय होता है, जिसे लघु युग्मक या माइक्रोगेमेट कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये दो युग्मक हैं, इनकी बाह्य आकृति तो बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक युग्मक छोटा है और दूसरा बड़ा है। फ्लेजिला दोनों में उपस्थित है। एक युग्मक बड़ा है और दूसरा छोटा है। जो बड़ा युग्मक है उसे हम दीर्घ युग्मक या मैक्रोगेमेट कहते हैं, वह निष्क्रिय होता है, और दूसरा युग्मक जो कि छोटा है वह सक्रिय होता है, इसे लघु युग्मक या माइक्रोगेमेट कहते हैं। तो समयुग्मक में क्या था, उसमें आकृति और आकार बिल्कुल समान था, लेकिन जो असमयुग्मकी है इसमें आकृति तो समान है लेकिन आकार या इनका जो साइज है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास का ये एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे यहाँ पर यह एक युग्मक है और यह दूसरा युग्मक है, इनकी आकृति तो समान है लेकिन इनका आकार या इनका जो परिमाण या जो साइज है वह अलग अलग है। दोनों ही युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट आगे चल के नई एल्गी को जन्म देता है। तीसरा है विषम युग्मकी या ओगेमस। इसमें दो युग्मक हैं। पहला युग्मक है नर युग्मक जो कि छोटा और सक्रिय होता है, जिसमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, और दूसरा जो मादा युग्मक है
वह निष्क्रिय और बड़ा होता है, जो कि फ्लेजला विहीन होता है, जैसे उडोगोनियम, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। यह मादा युग्मक है और दूसरा यह नर युग्मक है, स्पर्म। दोनों ही यहाँ पर संलयन के द्वारा निषेचन की जो प्रक्रिया होगी उसके द्वारा यहाँ पर जायगोट का निर्माण करते हैं, और जो जायगोट है परिपक्व होकर नए एल्गी को जन्म देता है। अब हम बात करेंगे शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं, और इसके साथ साथ शैवाल भोजन के रूप में और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के रूप में शैवालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स में, कुछ हेडिंग्स में इनके विषय में पढ़ते हैं। पहला है शैवाल खाद्य पदार्थ के रूप में। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से पोरफायरा, सारगासम और लेमिनियरिया नामक जो समुद्री शैवाल हैं, इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से क्लोरेला और स्पाइरुलिना, जो कि एक कोशिकीय शैवाल हैं, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। इसी तरह से अल्वा, जिसे कि समुद्री सलाद भी कहा जाता है, इसका उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा है शैवाल व्यवसाय के रूप में। एल्जिन नामक पदार्थ समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग टाइपराइटर के रोलर के निर्माण में किया जाता है। एल्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग टाइपराइटर के रोलर के निर्माण में किया जाता है। इसी तरह से जिलेडियम है, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया नामक शैवालों से अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया नामक जो शैवाल हैं, ये समुद्री शैवाल हैं, इनसे अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग बैक्टीरिया के संवर्धन में, जब बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है उसमें, और आइसक्रीम तथा जेली बनाने में भी किया जाता है। लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है शैवाल जैव अनुसंधान में। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों तथा अनुसंधानों पर आधारित है। तो जो शैवाल हैं उनका प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्र में भी किया जाता है। और चौथा यहाँ पे जो आर्थिक महत्व वह है पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग शैवाल ही स्थिर करते हैं। तो जितनी भी CO2 रिलीज होती है उसमें से 50% जो CO2 है उसका स्थिरीकरण किया जाता है शैवालों के द्वारा। तो इस तरह से जो शैवाल हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के साथ साथ अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। शैवाल ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शैवालों के वर्गीकरण, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोलॉजी मेंटोर के साथ। थैंक यू।